हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसको साफ कर देते हैं। कर दे इसको। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा राइट टू एक्सप्रेशन क्या है। जो भी पढ़ा समझ में आ गया ना आपको? आगे समझ में कठिन तो शब्द नहीं लग रहे ना? नए हैं लेकिन समझ में आ रहे होंगे तो इजी लग रहा होगा। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है कि क्या क्या है भाई, कैसे हम कर सकते हैं। रिवीजन कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करना साथ में तो और क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा, देख लेते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है, राइट टू एक्सप्रेशन की बात करता है। राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है। तो लिख लीजिए, अभिव्यक्ति ना करने का भी अधिकार है इसमें। फिर दूसरा आता है यहाँ पर, अभिव्यक्ति के अधिकार में ही हड़ताल करने का अधिकार तो है लेकिन बंद का अधिकार नहीं है। हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है। हड़ताल क्या है? कुछ दिन के लिए काम को रोक देना। बंद मतलब काम ही ना करना, ठीक है। हड़ताल होती है कुछ दिन के लिए, बंद होता है पूरी तरीके से बंद कर देना, एकदम से विरोध की स्थिति में आ जाना। तो राइट टू एक्सप्रेशन में हड़ताल का अधिकार है, बंद का अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राइट टू एक्सप्रेशन में बंद का भी अधिकार है, तो बंद करने का अधिकार नहीं है हमारे पास, हड़ताल का अधिकार है। बंद मीन्स जैसे हड़ताल तो समझते हैं ना कि कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, उनकी कुछ मांगे हैं, वो कह रहे हैं पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए। दूसरा है बंद का अधिकार कि हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, बंद नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास, हम इसको अभी पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नौकरी का अधिकार करना हमारा लीगल राइट है, ठीक है, लेकिन बंद के साथ नौकरी करना, बंद भी है और आप वेतन भी दीजिए हमको, हम काम भी नहीं करेंगे और वेतन भी दीजिए, ये आपके पास राइट नहीं है, ठीक है। तो बंद अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल नहीं है, बंद का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर आप किसी कंपनी को बंद करने की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ के कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहते हैं तो भाई उनको क्यों वेतन दिया जाएगा, है ना? तो ये अधिकार हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं राइट टू एक्सप्रेशन में ही आता है प्रेस या मीडिया, ये भी राइट टू एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं क्या है ये। अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार है, ठीक है। देखिए, एक मामला आया, यहोवाज विटनेस, यहोवाज विटनेस। इसमें क्या हुआ? यहोवा किसके होते हैं? यहूदियों के होते हैं यहोवा, है ना? यहूदी के भगवान यहोवा होते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारे जो धर्म में है कि आप केवल ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर के आगे अपना सर झुका सकते हैं। लेकिन जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो राष्ट्रगान किसके लिए? झंडे के सम्मान में हम गाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम राष्ट्रगान गाएंगे तो हमारे धर्म के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ जाता है, तो हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम शांत खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट है कि भाई अभिव्यक्ति के जो राष्ट्रगान गाना है वो एक अभिव्यक्ति का अधिकार है, बोलना अभिव्यक्ति का अधिकार है, चुप रहना भी एक अभिव्यक्ति का अधिकार है। आपने सुना होगा मौन सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, एक शब्द हम सुनते हैं तो वही है ना, अभिव्यक्त ना करना, मौन होना, वो भी एक अधिकार है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है। इसको जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जीने के अधिकार में ना जीने का अधिकार भी शामिल की जब बात की जाने लगी थी। राइट टू सुसाइड में आईपीसी की धारा 309 जब हटाने की बात हुई थी ना, अभी ध्यान हो किसी को, लेकिन अभी हटी नहीं है ना आईपीसी की धारा 309। तो वही चीज़ है कि जब अभिव्यक्ति करने में अभिव्यक्ति ना करना भी शामिल है, ये तो समझ ही गए होंगे। तो ये यहाँ से जो यहोवाज विटनेस केस आया था, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है। मौन, मौन क्या है? मौन एक अभिव्यक्ति का ही प्रकार है। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी बात को। मौन नहीं, इसका मतलब क्या होता है? शांत रहना, चुप रहना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? एक्सप्रेस करना, बोलना, चाहे आप बोल के एक्सप्रेस करो, लिख
या इशारों में एक्सप्रेस करूँ। तो वही चीज़ है कि कोई बोले कि मौन भाई शांत रह रहे हैं आप, ये तो कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ये तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये भी माना जाएगा, ये भी तो एक एक्सप्रेशन का प्रकार है, मैं चुप हूँ, मेरा एक्सप्रेशन है, मैं किसी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दबाव तो नहीं डाल रही अपनी बात मानने के लिए, तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। तो यहीं से आया है ये बात कि अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है। यहाँ तक क्लियर है? ये वही हड़ताल का अधिकार है, बंद का अधिकार है। अब देख लेते हैं प्रेस के पास क्या क्या अधिकार है। भारत में जो प्रेस है, यूएसए में प्रेस के लिए अलग से, प्रेस की स्वतंत्रता के अलग से कानून लाए गए हैं, लेकिन भारत में जो राइट टू एक्सप्रेशन में जो अधिकार दिए गए वही प्रेस को भी दिए गए हैं, ठीक है ना। अलग से हमने कानून नहीं बनाया प्रेस के लिए। देख लेते हैं इनको क्या अधिकार है, ये साफ करते हैं। ये मेन चीज़ याद रखने की है कि अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति ना करना भी शामिल है, ये समझ गए होंगे, है ना। जब हमें ये देखिए, ये प्रीलिम्स में भी ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जैसे हमने बताया ना कि बंद का अधिकार आता है, कि क्वेश्चन आएगा अभिव्यक्ति के अधिकार में क्या क्या शामिल है, तो आ जाएगा बंद का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार। तो कौन सा सही है? हड़ताल सही है और अभिव्यक्ति ना करना सही है। बंद का अधिकार हमारे पास नहीं है, अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा कि अभिव्यक्ति के अधिकार की जो सीमाएं हैं, जो उसका व्यापक क्षेत्र है, ठीक है, उसको आप अपने शब्दों में बताइए या उस पर टिप्पणी कीजिए या उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यही सब हमें लिखना होता है कि अभिव्यक्ति के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने जेहोवाज विटनेस में अपना निर्णय दिया था कि ना करना भी एक तरीके से अभिव्यक्ति ही है। फिर ऐसे जब हम अभिव्यक्ति का अधिकार जब पढ़ते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, उसमें प्रेस के बारे में भी बात करते हैं। ये जो हमने बनाया है ना, ये फ्लोचार्ट, ये क्या है, इसके एस्पेक्ट्स हैं कि आर्टिकल 19 के एस्पेक्ट्स ये भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है, इस तरीके से है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो आगे बढ़े, इसमें प्रेस के लिए देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। तो वही चीज हमने जो यूएसए में तो अलग से एक्ट लाए गए हैं, भारत में अलग से एक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं प्रेस जो है, मीडिया जो है, मीडिया पर क्या क्या इनके पास, प्रेस के पास क्या क्या अधिकार है और क्या क्या अधिकार नहीं है, ठीक है। तो प्रेस पर टैक्सेशन लागू होता है, टैक्सेशन यानी टैक्स देना होता है। दूसरा, इन पर जो वेतन संबंधी अधिकार है, वेतन संबंधी नियम है, वो भी प्रेस पर लागू होते हैं। वेतन संबंधी नियम जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये तो सुना होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट, वेतन संबंधी नियम। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है? मिनिमम, देखिए मिनिमम वेजेस, वेजेस यानी वेतन, न्यूनतम कितना मिलना चाहिए किसी को, ये सरकार ने एक्ट बना दिए हैं, राज्य के अलग अलग एक्ट हैं इसमें, कि आप किसी पद के लिए न्यूनतम आपको इतना वेतन देना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है। ये कितना है, ये अलग चेंजेस होते रहते हैं इसमें। तो ये भी प्रेस पर लागू होगा, यानी प्रेस के अधीन यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसको मिनिमम वेजेस है, उस संस्था को या उस ट्रस्ट को, उस कमिटी को मिनिमम वेजेस है लागू करना पड़ेगा। आगे बढ़े, प्रेस के पास क्या है, क्या क्या इस पर लागू होगा, इनको संसदीय जो विशेष अधिकार हैं उनका प्रेस को पालन करना होगा। प्रेस के नाम पर, यानी प्रेस अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे एक शब्द आएगा, संसदीय विशेष अधिकारों का इनको पालन करना होता है। संसदीय विशेष अधिकार क्या है? संसदीय विशेष अधिकार है जो सांसदों को पद पर रहते हुए जो अधिकार मिले, विशेष अधिकार जो है। ऐसे ही विधायकों को भी विधायक होते हुए जो अधिकार मिले हैं वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? आर्टिकल 105 में लिखे हुए हैं और 154 इनमें है कि जो सांसद हैं वो सदन के अंदर अभिव्यक्ति कैसे दे सकते हैं, उस पर हम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। ऐसे विधायकों के लिए भी वही बात है, सदन की सीमा में रहते हुए, ठीक है, संसद की सीमा में रहते हुए। तो यही है विशेष अधिकार, हम पढ़े थे इसको डिटेल में। तो ये क्या है, प्रेस इस आधार पर, एक्सप्रेशन के आधार पर इनके खिलाफ मीन्स गलत चीज़ नहीं दिखा सकती। आगे यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे अधिकार हैं आप प्रेस के पास। क्या होता है संसदीय विशेषाधिकार का पालन? जैसे हमने पढ़ा राइट टू एक्सप्रेशन पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई सामान्य आदमी है ना,
तो वो कैसे एक्सप्रेशन दे सकता है? जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित ना करने वाली एक्सप्रेशन नहीं दे सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे सांसद या विधायक हैं, ये कौन है? हमारे नीति निर्माण करता है ना, तो इनको नीतियाँ बनानी है। तो अब जब हम जैसे हम 4-6 लोग बैठे हुए हैं, तो कोई भी टॉपिक जो है वो कब पूरा उसको इलेबोरेट कर पाएंगे? जब हम आप कोई पक्ष में भी बोले, उसके कोई विपक्ष में भी बोले, है ना। तो वही चीज़ है कि सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो देश को चलाने के लिए जरूरी है। भाई अगर हम इनको भी सामान्य जनता जैसा रख देंगे तो ये तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उन कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, न्यायालय की अवमानना तब भी नहीं कर सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा सदन के अंदर रहते हुए कुछ उनको अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार। जैसे कि आपने सुना होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं उन पर सिविल केसेस हम नहीं कर सकते जब तक वो पद पर हैं, या ऐसे सुना होगा कि जो सांसद है सत्र में रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है जब तक सत्र चल रहा है। तो यही सब है विशेष अधिकार, ठीक है। तो इनके खिलाफ प्रेस नहीं जा सकती है। इनके अगेंस्ट में प्रेस वाले कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये मीन्स जब तक वो सदन में जो कार्यवाही कर रहे हैं, सदन में संसदीय विशेष अधिकार सदन के लिए है मेनली, सदन में रहते हुए क्या कर सकते हैं? सदन जब तक चल रहा है वहाँ पर है, हाँ तब तक ये विशेष अधिकार दिए गए। तभी ना, तब तक ये जो विशेष अधिकार वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए वो जरूरी है, राज व्यवस्था को चलाने के लिए वो जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आया। इस साइड देख लेते हैं क्या है। प्रेस के पास देखिए, सरकार के पास सेंसरशिप करने का अधिकार नहीं है। सरकार न्यूज़ को सेंसर नहीं कर सकती है। सेंसरशिप मीन्स क्या होता है? सरकार न्यूज़ को, जो न्यूज़ आ रही है सरकार उसको काट नहीं सकती है, ठीक है ना। सेंसरशिप समझते होंगे, पहले लिखें तो सेंसरशिप का अधिकार समझ में आ रहा है। सरकार न्यूज़ को सेंसर नहीं कर सकती। इससे ये रिलेटेड है, अब आप समझ जाएंगे। राइट टू नो का अधिकार है प्रेस के पास, यहां से ही सेंसरशिप समझ में आ जाएगा। राइट टू नो, नो मीन्स जानकारी, नो मीन्स नॉलेज, है ना, नो मीन्स जानना। प्रेस के पास राइट टू नो है। जब राइट टू नो है यानी कि प्रेस जानकारियां इकट्ठी कर सकती है। जब वो जानकारी इकट्ठी करेगी तो उसको प्रकाशन भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो सामान्य जनता तक पहुंचेंगे। तो जो वो प्रकाशन करेगी सरकार उसको सेंसर नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? जैसे जो वो प्रकाशन करेगी, हाँ, सरकार उसको सेंसर नहीं कर सकती है। सेंसर का मतलब होता है जैसे कि न्यूज़पेपर है, इसमें न्यूज़ निकाली, हो सकता है सरकार को लगे कि ये न्यूज़ तो भाई हमारे खिलाफ जा रही है, इससे तो जनता में हमारी गलत छवि बनेगी, तो सरकार बोलेगी ये न्यूज़ आप नहीं छाप सकते। ये है सेंसर का अधिकार। तो सरकार प्रेस को सेंसर नहीं कर सकती है। मतलब ये कि अगर प्रेस कोई भी रिपोर्ट छाप रही है तो उसको छापने का अधिकार है। छापने का अधिकार है, मतलब उसको काटा नहीं जा सकता, गवर्नमेंट चाहे उसको हटा दे, ये अधिकार नहीं है। ये यानी तभी तो हम देखते हैं ना कि हमको न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में हमें सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों पढ़ने को मिलता है। तो यानी सरकार अपने विपक्ष वाले को सेंसर थोड़ी कर दिया कि भाई आप विपक्ष के तर्क नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं किया ना, क्योंकि सरकार के पास, प्रेस के पास सरकार के खिलाफ सेंसरशिप का अधिकार है। सरकार प्रेस को सेंसर नहीं कर सकती। पहले था ये अधिकार, इंदिरा गांधी के समय यही हुआ ना। इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लगाया गया तो उन्होंने सेंसरशिप भी लागू किया था, न्यूज़ चैनल्स पर, प्रेस पर सेंसरशिप भी लागू किया था। लेकिन अब ये अधिकार, अब जो हम और आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो सेंसरशिप का अधिकार नहीं है। यानी हम जो यही इसको समझिए ना, राइट टू नो है, प्रेस के पास भी है राइट टू नो, और हमारे पास तो है ही राइट टू नो। तो हम कैसे राइट टू नो, हम कैसे अपना लागू कर पाएंगे? जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से आए, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आए, है ना, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से आए। तो ये जो राइट टू नो है भाई कैसे आ पाएगा हमारे पास? जब सरकार सेंसरशिप को खत्म करेगी तो प्रेस के पास सरकार सेंसरशिप नहीं कर सकती। हम सभी प्रकार की हमको न्यूज़ जानने का अधिकार है और प्रेस उन तक पहुंचाती है वो न्यूज़, ठीक है। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना, तब जब हम देखते हैं कि जो मीडिया है उसको चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन अब ये किस तरीके से क्या है, इस भटक गई है अपने उद्देश्य से। तो वो सब हम पढ़ते हैं कि जब राइट टू नो तो है, लेकिन आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सेंसरशिप
खिलाफ तो है, लेकिन आप कुछ भी दिखा रहे हैं, है ना, तो वो कैसे गलत है। जैसे प्राइम टाइम में आप गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, और जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन एक बहुत गलत चीज़ है। स्टिंग ऑपरेशन के आप किसी की पर्सनल लाइफ में आप उसकी बिना अनुमति के जाके आप मीन्स इंस्पायर कर रहे हैं, तो ये क्या है, मीडिया अपने उद्देश्य से भटक रही है। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, हमें इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ने को मिलता है। ये क्या है, हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है मीडिया के पास, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे हम देखें, अगर हमारे पास आर्टिकल 361A है। 361A क्या कहता है, 361A कहता है कि यदि कोई मीडिया सदन की कार्यवाहियों को जैसा का तैसा दिखाती है, जैसा का तैसा, जैसा हुआ सदन में वैसा का वैसा ही दिखा दिया, तो इस पे प्रेस पे कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है, कब, जब वैसा का वैसा ही दिखा दे, यानी कि उसमें कोई अपने पूर्वाग्रह से, कोई अपने फायदे के लिए कोई इसमें चेंजेस ना करे। जैसे हम देखें कि सदन में हमेशा शांतिपूर्ण माहौल नहीं होता ना, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे मीन्स कुछ बहुत जो अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, जो हमारे देश के राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए, वो सभी जैसे झगड़े सुनने को मिलते हैं, बिल फाड़ दिए, या आप सदन के सभापति से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, तो क्या है कि उनको अगर प्रेस ने दिखाया वैसा का वैसा ही दिखा दिया, अपने हिसाब से कोई उसमें चेंजेस नहीं किए, मॉडिफाई नहीं किया उसको, तो इसको प्रेस पे जो है वो दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो ये हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलता है, 361A में मिलता है। तो ये भी जो प्रेस के पास अधिकार है कि वो सदन की कार्यवाहियों का प्रकाशन कर सकती है। ठीक है, देख लीजिए इसको, सदन की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन करने का कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। हो गया नोट। चलिए अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। एक हमने शब्द अभी जो डिस्कस किया था, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, इसके आगे कल टाइम हो गया क्या? इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। हमें फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम के आगे हम और डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट टू एक्सप्रेशन हमने देख लिया, आर्टिकल 19 में हमने एक शब्द डिस्कस किया था, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो अब हमें देखना है कि होता क्या है इसमें। तो आपको हेडिंग डाल दीजिए पहले तो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, हिंदी में युक्ति युक्त निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन। देखिए एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा समझ लें पहले। देखिए हम जो क्लास ये कर रहे हैं ना, ये हमारी यूपीएससी की क्लास है ना। आप अगर चाहो कि भाई एसएससी में तो ये आता ही नहीं है युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम क्योंकि यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको क्या है, हर चीज़ों को थोड़ा डिटेल में और एक अलग व्यू के साथ पढ़ना होता है। आप जैसे पढ़ने को तो बुक्स में भी मिल जाएगा, आप क्लास डिस्कस हो रही है उसके बाद आप बुक्स में जाके पढ़ो, कहीं मटेरियल में जाके पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि क्या बात हुई है, कैसे हमें यूपीएससी में या स्टेट लेवल के जो पीसीएस एग्जाम है उसमें मेन उद्देश्य क्या है, आंसर फॉर्मेटिंग करना, है ना। तो आंसर फॉर्मेटिंग के लिए हम शब्द कहाँ से लाएंगे, कंटेंट कहाँ से लाएंगे, तो वही सब डिस्कस करने के लिए हमको हर चीज़ को थोड़ा ऐसे अच्छे डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जहाँ पर फैक्चुअल की बात आती है, जैसे सीधा सीधा भाई आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन से संबंधित है, उस पर क्या युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, वो 8 निर्बंधन लगाए गए हैं। ये हमारे प्रीलिम्स के फोकस से होती है ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब जो कि अब हम पढ़ेंगे युक्ति युक्त निर्बंधन कौन लगा सकता है, किस सीमा तक लगा सकता है, फिर क्या उस पर हम जुडिशरी कोई काम कर सकती है क्या, तो ये सब क्या है हमारा व्यू बनेगा इससे, और साथ में हमारे मेंस में काफ़ी हेल्प करती है ये सब चीज़ें। तो हमने जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में कि क्या करना है, रोज़ लिखना है हमको। आप जैसे अभी हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, वैसे हो गया है अगर देखा जाए, लेकिन अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है तो आप कुछ भी लिखिए। कुछ भी मीन्स
जो आपने दिन भर में काम किया वो लिखिए, आप किसी से मिले, क्या बातें की आपने, आपकी दिनचर्या क्या रही, आप वो लिखिए। उससे क्या होगा, लिखने की प्रैक्टिस आएगी हमारे पास शब्द हमको, जैसे जब हम लिखने बैठते हैं ना, तब हम सोचते हैं हम क्या लिखें, ये शब्द के लिए, इस चीज़ के लिए हम कैसे शब्द लिखें, क्या शब्द लिखें। तो उससे क्या होगा, हमारी शब्दों पे पकड़ अच्छी बनेगी, हमारे दिमाग में जल्दी जल्दी हमें शब्द याद आएंगे कि इस चीज़ के लिए ये शब्द बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा लिखने के लिए अभी, तो आप कुछ भी लिखिए, अपने हिसाब से कोई टॉपिक ले लीजिए। अगर थोड़ा आपको लिखने का अनुभव है तो आप कोई भी ऐसे का टॉपिक उठा लीजिए, उस पर लिखिए। कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, क्वेश्चन के आंसर लिखिए, तो लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा ना, एकदम क्या होगा, आज आपने कुछ लिखा, जैसे आज आपने, चलिए यही लिखा कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, ठीक है, कि भाई वीडियो बनी हमारी, फिर ये हुआ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैम ने ये आंसर दिया, कुछ भी। ये क्या, हमें ये नहीं देखना गुणवत्ता कैसी आ रही है हमारी, कि मैंने बच्चों जैसा लिख दिया, ये नहीं। अभी केवल लिखना हमको शुरू करना है। जब वही चीज़ आप अपनी धीरे धीरे, जब एक होगा, बेहतर होगी, सब में आता है भाई, है ना, सबका स्तर बढ़ता है। तो जब वही चीज़ आप हफ्ते 10 दिन बाद या 1 महीने बाद पढ़ोगे, तो आपको अपनी कमियाँ उसमें दिखेंगी कि मैंने ये कितना गलत लिखा, यहाँ पे मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता था। तो ये जब आएगा तो उससे ही हमारे आंसर और अच्छे लिखे जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप लोग लिखिए, केवल लिखना है बस। कोई भी शब्द सीमा भी नहीं है अभी कि कितने शब्दों में लिखना है, टाइम लिमिट भी नहीं है, आप लिखिए बस, वही चीज़ है। जैसे कि जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले छोटे छोटे जैसे निबंध के टॉपिक होते हैं, तो सबसे पहले क्या, अपने बारे में हमें बताना है। निबंध का टॉपिक होता है कि आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, अपने, तो कैसे हम शुरू करते हैं, मेरा नाम क्या है, मैंने क्या क्वालिफिकेशन की है, मेरा शहर क्या है, फिर वही सब चीज़ें अपने बारे में, कि मेरे पॉजिटिव मेरे अंदर क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, मेरे नकारात्मक पक्ष क्या है, फिर दोनों का, कि भाई मैं अपने नकारात्मक पक्षों पर ऐसे काबू पाना चाहता हूँ, और सकारात्मक पक्ष में फिर ऐसे आगे हम उद्देश्य लिख लेते हैं अपने, कि भाई मेरे जीवन का फोकस ये है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो क्या लिखना शुरू करेंगे हम, फिर वही हम धीरे हफ्ते 10 दिन बाद पढ़ेंगे, तो हमें वही लगेगा कि भाई मैं जो हूँ, जो मैंने अपने बारे में लिखा है, तो यहाँ पर मैं ये चेंजेस ला सकता था, ये चेंजेस ला सकता था। ऐसे ही फिर अपने लिखने की क्षमता अच्छी होती है। वही चीज़ हमें मेंस में केवल आंसर, वो आंसर केवल राइटिंग प्रैक्टिस से, कि हमें आंसर ही तो लिखने हैं, 20-25 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को कैसे आएंगे, केवल राइटिंग प्रैक्टिस से आएंगे, बढ़ते आता है। तो वही चीज़ है, जैसे ये हम पढ़े युक्ति निर्बंधन, अभी हम पढ़ेंगे, तो इसको आप अपने शब्दों में लिखिए कि क्या है। अब युक्ति निर्बंधन जो शब्द, अब हम इसमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि जो हमने 19 में पढ़ लिया है वो युक्ति निर्बंधन किसमें क्या थे, लेकिन जब हम लिखेंगे किसी चीज़ का आंसर, जैसे कि वही लिखा हमने, क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार से युक्ति निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, तो हम तो लिखेंगे ना कि 8 प्रकार की ये युक्ति निर्बंधन लगे हुए, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसकी और इसके पक्ष देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, कौन लागू करता है युक्ति निर्बंधनों को, रेस्ट्रिक्शंस को कौन लागू करता है। दूसरा देखना है कितनी सीमा तक लागू किए जा सकते हैं निर्बंधन, सीमाएं। ठीक है, और अगर लागू कर भी दिए गए हैं तो इसका परीक्षण कौन करता है। ठीक है, और एक यहाँ पे और आता है कि आधार क्या है, युक्तियुक्तता का निर्बंधन का आधार। ये क्या है, युक्तियुक्त निर्बंधन, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कौन लागू करता है इनको, संसद लागू करती है। ठीक है, तो कौन लागू करता है, संसद लागू करती है। अच्छा, संसद ने कोई निर्बंधन लगाए हैं, कोई सीमाएं लगाई हैं, तो उनका परीक्षण कौन करता है, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका लिख लीजिए, यहाँ पर परीक्षण कौन करता है, न्यायपालिका करती है। जैसे कि हमारे पास है ना आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उस विधि को खारिज कर दिया जाएगा। 32 क्या कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकार लागू नहीं हो पा रहे हैं,
तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकते हैं कि हमारे ये मौलिक अधिकार लागू नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिनको बोलते हैं। तो जो परीक्षण यानी जो सीमाएं लगाएंगी, जैसे भाई मौलिक अधिकार आपके लागू नहीं हो पा रहे, कुछ सीमाओं की वजह से तो नहीं हो पा रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, न्यायपालिका देखेगी कि वो सीमाएं सही हैं या नहीं है। ये दोनों बात समझ में आई कि मौलिक अधिकारों पे जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार में ही तो आ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सीमा लगा सकता है? संसद लगा सकती है। और जो सीमाएं लगाई गई है वो सही है या गलत है, इनका परीक्षण कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट दोनों आ सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं कितनी सीमा तक, किस सीमा तक मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, किस सीमा तक मौलिक अधिकारों पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। देखिए, संसद के पास तो अधिकार है कि वो असीमित है, उसके पास अधिकार। जैसे ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि जब आपातकाल लगता है, आपातकाल 352, 358 और 360 में है आपातकाल। जब आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 को पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे बाद में हमने पढ़ा था, इसी में जब हमने क्लास की थी, शायद आप कोई हो ध्यान हो आप लोगों को, तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति आपातकाल के समय एक आदेश जारी करेगा और बताएगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया है। निलंबित का मतलब उस समय वो अधिकार लागू नहीं होगा। जैसे अगर आर्टिकल 19 आपातकाल के समय खारिज कर दिया गया है, तो यानी आपका राइट टू एक्सप्रेशन खारिज कर दिया गया है। आप सभाएं नहीं कर सकते, आप घूम फिर नहीं सकते, आप बस नहीं सकते, ठीक है। समझ रहे हैं ना आपातकाल में क्या होगा। ऐसे ही जब आगे जैसे मान लीजिए कोई भी फिर खारिज किया जा सकता है मौलिक अधिकार, तो वही है। तो कितनी सीमा तक हो सकता है? असीमित है, पूरा खत्म भी हो सकता है। जैसे हमारा व्यवसाय का जो अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता, संपत्ति का जो अधिकार था एफ में 19(1)(f) में, उसको तो संसद ने खत्म ही कर दिया ना 44वें संशोधन से। तो कहाँ तक असीमित है, यानी खत्म भी कर सकती है किसी मौलिक अधिकार को, लेकिन वो सही है या गलत है इसका परीक्षण कौन करेगा? ये समझ में आगे ना बात क्या है कि किसी भी मौलिक अधिकार को संसद कहाँ तक सीमित कर सकती है? पूरा खत्म भी कर सकती है, यानी संसद के पास असीमित शक्ति है, किसी मौलिक अधिकार को पूरा खत्म भी किया जा सकता है। जैसे कि किया संपत्ति का अधिकार, किया पूरा खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? ये तीन चीजें समझ में आ गई ना। अब हमें देखना है आधार क्या हो सकते हैं, किसी मौलिक अधिकार पर सीमा लगाने के आधार क्या हो सकते हैं। इसको साफ कर दें। देखिए, वही चीज है जैसे कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाएगा। सीमित मतलब आपातकाल के समय आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। तो क्या आधार है? भाई पब्लिक ऑर्डर मैनेज करना है, इसलिए हमने आर्टिकल 19 को खत्म किया है। तो आप समझ गए बात। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर के लिए सरकार क्या कर सकती, संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है ना। ऐसे ही अगर हम देखें, वही राष्ट्र की एकता, अखंडता, उनको बचाने के लिए किसी समय में हो सकते मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सके। ऐसे ही अगर हम देखें, जो हमने पढ़े हैं, जो अभी जितनी भी सीमाएं पढ़ी है, वो एक आधार भी तो है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हमें समझनी होगी कि जब भी ये लिखा हुआ है 31A, 31B और 31C में कुछ लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? 31A में लिखा हुआ है कि यदि भूमि सुधार से संबंधित कोई प्रावधान बनाया जाता है, 31A में लिखा हुआ है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित और सोशल वेलफेयर से संबंधित, सोशल वेलफेयर से संबंधित यदि कोई प्रावधान लाए जाते हैं तो इन पर आर्टिकल 14 और 19 लागू नहीं होंगे। और पहले 31 भी इसमें था, लेकिन 31 में जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, जो 19(1)(f) में भी था, वो 44वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया है। हाँ, देखिए फिर से समझते हैं। 31A में लिखा हुआ है कि यदि लैंड रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर से संबंधित कोई विधि बनाई जाती है तो आर्टिकल 14, 19 और 31 के आधार पर उसको खारिज नहीं किया जा सकता।
जैसे समझिए लैंड रिफॉर्म से संबंधित जब हम स्वतंत्र हुए थे, हमने बात की थी, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो कोई पक्ष था जिसके पास बहुत सारी भूमि थी और कुछ लोग थे जिनके पास भूमि बहुत कम थी। तो सरकार ने क्या किया था, सबको बराबर की भूमि बांटने की बात की थी। तो जो ज़्यादा भूमि वाले लोगों को उनका कुछ हिस्सा, लेकिन कम भूमि वालों को दे दिया गया था। तो जब हमारे पास संपत्ति का अधिकार हुआ करता था तो लोगों ने मुद्दा उठाया कि हमारे पास जब संपत्ति का अधिकार है तो सरकार हमारी संपत्ति को लेकर किसी और को नहीं दे सकती है। तब ये विधि लेके आएगी, 31A में लेके आएगी कि यदि कोई विधि जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है या जो सोशल वेलफेयर से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म से ही सोशल वेलफेयर हुआ, उस समय यही बात की गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि समानता के अधिकार के खिलाफ हो गया हमारे, या संपत्ति के अधिकार के खिलाफ हो गया, या 19 में व्यवसाय के खिलाफ हो गया हमारे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सोशल वेलफेयर से जैसे जनजातियों के संबंध में सरकार ने कोई विधि बनाई है कि जैसे वही चीज़ कि आप ये एरिया कुछ जनजातियों के लिए फिक्स कर दिया गया कि आप इसमें नहीं जा सकते। तो हम 19 में ये नहीं कह सकते कि हमको तो कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, तो हम तो इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई विधि लैंड रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर से संबंधित है तो 14, 19 और 31 से ऊपर रखा जाएगा उसको। समझ में आ रही है ना बात। इसी से रिलेटेड है 31B। 31B में हमने जब अनुसूचियाँ पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई विधि 9वीं अनुसूची में रख दी गई है, 9वीं अनुसूची में किसी विधि को डाल दिया गया है, तो वो भी 14, 19 और 31 के खिलाफ के आधार पर उसको खारिज नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक ही साथ हैं, दोनों रिलेटेड हैं। आगे बढ़े। ये देखिए ना, ये हमारे क्या है, मूल अधिकारी तो है 14, 19, 31 ये मूल अधिकारी तो है हमारे। तो ये सीमा लगी है ना कि अगर कोई लैंड रिफॉर्म की बात की जाएगी तो मूल अधिकारों को ऊपर नहीं रखा जाएगा, लैंड रिफॉर्म वाली चीज़ों को ऊपर रखा जाएगा। ये सीमा ही तो हो गई है। एक चीज़ और बची है 31C। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 39B और 39C के तहत कोई विधि बनाई जाती है, इसमें क्या है, संसाधनों का बराबर वितरण करने की बात की गई है, रिसोर्सेज का बराबर वितरण किया जाएगा। यदि इससे संबंधित कोई विधि बनाई जाती है तो ये भी 14 और 19 और 31 के खिलाफ खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, ये सीमाएं हैं, मूल अधिकारों पर सीमाएं लगा दी गई हैं। तो इनके आधार क्या है, आधार वही है, पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए और सामान्य जनता का हित होना चाहिए। जब सोशल वेलफेयर की बात आती है तो जनता के हित की ही तो बात आ रही है। तो यही सब है कि जब ये क्या है, रिसोर्सेज से संबंधित है। रिसोर्स मतलब रिसोर्स का जो सोर्सेज का बराबर वितरण कैसे होगा। रिसोर्स जैसे बिजली है, ठीक है, रिसोर्स है, जल है, रिसोर्स है, भूमि है, रिसोर्स है, मृदा रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब क्या, जिससे आमदनी आए, जिस चीज़ से हम आय पैदा कर सकें उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे आप एक चीज़ समझिए, मानव संसाधन मंत्रालय था, ठीक है, अब उसका नाम बदल गया, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। उसका पहले नाम क्या था, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो हमने ह्यूमन को क्या माना था, रिसोर्स माना था। रिसोर्स मतलब जिससे हम आय का सृजन कर सकें। तो HRD मिनिस्ट्री का उद्देश्य क्या था, जो आज शिक्षा मंत्रालय है, क्या था, शिक्षा देना, है ना, सभी को बराबर की तरीके से हम शिक्षा दे सकें। शिक्षा से क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, कौशलपूर्ण बनेगा, व्यक्ति योग्य बनेगा, उससे क्या होगी, आय सृजित होगी। आय सृजित के रोजगार प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ, कोई व्यवसाय लागू करेगा, है ना, व्यवसाय जब करेगा तो 4 और लोगों को रोजगार देगा। तो इकोनॉमी में क्या होगी, आय जनरेट होगी, पैसा जनरेट होगा। तो ह्यूमन को भी रिसोर्स मान दिया गया था। तो वही रिसोर्स का मतलब क्या है, जिससे आय पैदा हो। तो जब रिसोर्सेज के वितरण की बात होगी तो वही चीज़, जैसे आरक्षण की बात होती है तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाए, एक वही चीज़ है ना कि ज़्यादा सहूलियतें दी जाए। तो वही जब वितरण की बात होगी तो हम समान वितरण तो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। जिसको जैसी ज़रूरत होगी, जैसे RTE राइट टू एजुकेशन किसके लिए है, जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा देने के लिए है ना, समझ रहे हैं ना बात। तो यही है कि जब संसाधनों के समान वितरण की बात होगी तब 14 और 19 और 31 के खिलाफ नहीं जाएगा। यानी 14 में आप ये नहीं कह सकते कि जो राइट टू एजुकेशन है वो केवल गरीब बच्चों के लिए है, तो समानता के अधिकार के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि समानता में तो सबको बराबर माना गया है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या है, हमने प्रस्तावना में अपने आप को क्या दिखाया है, हम सबको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे, सभी को समानता उपलब्ध कराएंगे। हम क्या है, एक वेलफेयर कंट्री है, वेलफेयर, हम अपनी जनता का हित करना चाहते हैं। हम समाजवादी देश की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है। हम प्योर कंपटीशन की बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको हम
कुछ सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो वही चीज़, तो ये है बस मूल अधिकारों पर क्या आधार है, वही पब्लिक ऑर्डर है, सोशल वेलफेयर है, लैंड रिफॉर्म है, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इनके जैसे राइट टू एजुकेशन आया, मिड डे मील योजना है, जैसे रिजर्वेशन है, जैसे तो ये क्या है, एग्जाम्पल है। इसीलिए जैसे ये बात हमने भी शब्द पढ़ा था ना, सकारात्मक कार्यवाही, है ना, सबसे पहले तो यही सकारात्मक कार्यवाही के ही ये सब पार्ट हैं कि मिड डे मील दे रहे हैं, राइट टू एजुकेशन कर रहे हैं, EWS को आरक्षण दे दिया, OBC को आरक्षण दे दिया। ये बहुत बड़ा शब्द है सकारात्मक कार्यवाही। सकारात्मक कार्यवाही कितना अच्छा शब्द है, सकारात्मक यानी किसी के पक्ष में पॉजिटिवली हम कोई काम करें। तो ये हो गया, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके आगे कल हम देखेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, थैंक यू।